जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा फिर से इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। 69 बीपीएससी बूस्टर सीरीज तीसरा भाग है ये, है ना। 50 इसमें भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अगर जानना हो, समझना हो, सीखना हो तो ज़रूर से ज़रूर देखें, है ना। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 50 प्रश्नों में आप कितना सही करते हैं ज़रूर अपने आप को चेक कीजिए और ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। अगर आप पूरे प्रश्न देखते हैं काफ़ी का फ़ायदा होगा, है ना। आइए देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, समय नहीं है अब, प्रश्नों को देखते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है। यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, है ना, कौन सा है, इसमें आप बता सकते हैं। अपना जो है चेक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सभी हैं, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। मानसरोवर झील के पास इन सब नदियों का जो है स्रोत है। ठीक है ना। सिंधु जो है तिब्बत में मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। और सतलज जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसतार झील से। और ब्रह्मपुत्र के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, तो इन सारी हैं तो अच्छा है। अभी तो 4 ऑप्शन ही इस बार बीपीएससी में रहेंगे, अच्छा बात है ना। आइए देखें। और हुंडू प्रपात निर्मित है, कहाँ निर्मित है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो ये झारखंड रांची में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडू प्रपात जो है बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, बनता भी है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ है। तो ये है झारखंड रांची में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो सही आंसर। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गपुर। तो इसमें से है टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को भी कहा जाता है, भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं मेरा, कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है ना। भारत की तटरेखा है, कितनी है तटरेखा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इन सारी बातों को आप उम्मीद है ध्यान रखेंगे। पूरी लंबाई अगर पूछे, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आप क्या आंसर लगाएंगे। तट रेखा पूछ रहा है तो 6100 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये है आंसर। और नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, ये सब आपको बहुत बार बताया गया है और जानकारी रखनी भी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो गेहूँ जो है इसमें रबी फसल है। रबी फसलों की बुआई कब होती है। कम समय, तापमान और पकड़ते हुए शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है इसमें। और ये अक्टूबर से नवंबर के महीनों में बोई जाती है। जैसे जौ है, चना है, मसूर है, सरसों आदि, ये सारे जो है रबी फसल है। अब इसमें है नकदी फसल में शामिल कौन नहीं है, तो ये इसमें डी, गेहूँ जो है शामिल नहीं है क्योंकि गेहूँ रबी फसल है। ठीक है, तो आंसर आपका गेहूँ हो जाएगा। बाकी गन्ना, कपास और जूट जो है नकदी फसल है। भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। किस चीज़ का, चावल का, चाय का, तिलहन का और दाल का में से। इसमें से चाय का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है। और चाय भी सुबह सुबह सबको लगती ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान आंकड़ा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। कौन सा प्रोडक्ट जो है भारत में नंबर 1 है और सेकंड है। भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बार बार पूछा जाता है। पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच
स्थित एक जल संयोगी है। ठीक है, इस जल डमरू मध्य की चौड़ाई भी अगर पूछे तो 53 से 80 किलोमीटर के लगभग है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, पाक जल डमरू। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये लगा था आपका रानीपेट में। और ये रानीपेट कहाँ है? तो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ये भी शायद सब लोगों को पता होना चाहिए, है ना। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, अभी तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखा जाए, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है और दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर है। तो अभी क्या लगाइएगा आप? मुंबई में, है ना। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा इसमें कौन है? पहला तो एशिया, सब लोग जानते होंगे, है ना। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका अफ्रीका। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 7 रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि विकिरण के कारण मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल जो है गर्म बना रहता है। जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें जो हैं ठंडी रहती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही? अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपको भी पूछे ही जाते हैं, ज्योग्राफी में आप देखे होंगे। ठीक है ना। तो क्या कीजिए, इन सब प्रश्नों को आप देखिए, समझिए और तैयारी कीजिए। भूमध्य रेखा आज जाड़े में वर्षा, ये सही है मिलान, बाकी सब जो है गलत है, आप देख लीजिएगा। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? तो 1931 में सब लोग जानते हैं किसके साथ हुआ था बैठक? लॉर्ड इरविन के साथ में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए बातें हो रही थी। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, समय 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो कौन होंगे इसका आंसर? लॉर्ड इरविन। इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1931 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी भाई? तो ये निकलती है छोटा नागपुर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित है? रबी की फसलें मैंने बता दिया, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। लेकिन ये खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? शीत, वर्षा, बसंत और ग्रीष्म में से। तो खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के बाद बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ की फसलों में कौन आता है भाई? तो ये देख लीजिए, धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, ठीक है, गन्ना, मूंग, सोयाबीन आदि, ये सब जो हैं खरीफ फसलें जो बरसात मौसम के समय बोई जाती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्षा के बाद, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये भी इजी सा सवाल है, अच्छा सवाल है। संविधान सभा द्वारा। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है, क्रांति पर अलग से वीडियो बना हुआ है मेरा, हिस्ट्री के ऑप्शन में जाइएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मत्स्य उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ब्लू रेवोल्यूशन, तो जरूर ध्यान रखिएगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिए।
ये सिर्फ लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कहाँ पर? तो सिर्फ लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए इन सब बातों को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार किसमें हैं? तो 12 से 35 में। ये तो बच्चे से आपको रटना ही पड़ेगा इतना तो, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व इसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद पड़ता है 36 से 51 तक। तो उन सबको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो ये तो मेन इम्पोर्टेंट है, ये इतना ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों, याद करना ही पड़ेगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा आप समझ सकते हैं। ए आंसर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार आता है और इतनी तैयारी हो चुकी होगी आपकी, ये आसानी से आप दे सकते हैं। ये सब प्रश्न जो है गलत करने वाले कटअप से कभी आगे नहीं निकल पाते, ठीक है ना। कटअप से हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी, याद रहेगा, ठीक है ना। आइए देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का अनुदेश देती है? तो अनुच्छेद 40 है भाई, ये भी सब लोग जानते होंगे। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? ये देख लीजिए ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें डी आंसर है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं। कहाँ वर्णित हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के किसके द्वारा होता है भाई? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन तो ये होता है आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री हटा सकते हैं? लोकसभा हटा सकती है? संसद हटा सकती है? संसद में तो सब आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद में राष्ट्रपति भी खुद आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये तो है संसद द्वारा ही हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री तो हटा नहीं सकते, है ना। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये कितने फिर से चुनाव लड़के उनको जितना ही होगा तभी वो मंत्री रह सकते हैं ना। तो कब तक रह सकते हैं? तो ये 6 महीने तक रह सकते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। और भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ सही है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी हैं। तो इसमें आधारित है तो भारत का प्रजातंत्र। तो ये है सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये तो सही बात है ना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है भाई? तो ये कर सकता है आपका ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, क्योंकि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर भी, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी, युद्ध के आधार पर भी, है ना। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं? लोकसभा में प्रतिनिधित्व का जहाँ से अच्छी सीटें हैं, बिहार में तो 40 लोकसभा की सीटें हैं, है ना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें जो है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे हैं? पहला पे तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, और उसके बाद जो है बिहार का नंबर आता है 40 सीटें, है ना। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के कितने स्थानें हैं और उत्तर प्रदेश में कितने स्थानें हैं? 80, महाराष्ट्र की 48, ठीक है। और 42 सीटों के अनुसार पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद जो है बिहार जो है 40 सीटें हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदायी संस्था है।
या क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये परामर्शदायी संस्था है। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में भाई? यहाँ पे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवे कर में से आय का सबसे बड़ा स्रोत, तो ये अधिकतर प्रत्यक्ष कर रही है। ठीक है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कैसी रही है? तो ये कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित? मांजुली जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी में स्थित है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र में स्थित। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन? अच्छे प्रश्न हैं। तो ये हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ध्यान रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रश्न पूछ चुका है। अपने किस कार्यकारिणी समिति कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो ये किया था कार्यकारिणी कमेटी 1945 में। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली की जड़ें जो है केरल राज्य में है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत पढ़े होंगे बच्चे में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? ये भी बहुत बार एक प्रश्न तो चंपारण सत्याग्रह पे रहता ही है ना? तो ये तिनकठिया पे ध्यान तो रहेगा ही, हो सकता ध्यान भी होगा आपको। ठीक है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? अगस्त 1858 में। तो ये कौन सा अधिनियम बन गया? तो ये बन गया भारत सरकार अधिनियम। तो वहाँ से ध्यान रखिएगा। भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? भारतीय रेगिस्तान, पूरा ऑप्शन देखिए। भारतीय रेगिस्तान जो है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 में, है ना? 1911 मत मार दीजिएगा, 11 में तो सभा हुई थी, घोषणा हुआ था, है ना? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ बीबीएस ऑडिटर की तैयारी के समय। ये 1916 ईस्वी में, है ना? और कम्युनिटी टाइम में भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था भाई? तो ये भगत सिंह ने। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ये रोम को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा डी, सांभर झील जो है मीठे पानी का झील नहीं है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल इसमें से कौन सी है? तो ये है आपका दाल। फलीदार फसलें नहीं है ना? दाल छोटे छोटे पौधों में होते हैं। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो बच्चे सा प्रश्न है, फिर भी बहुत लोग गलत करेंगे। ठीक है, यमुना नदी, है ना? यमुना ही है ना? सब लोग तो गए ही होंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में किसकी स्वीकृति संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? कितने अभी न्यायाधीश हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। 34। प्लेन स्पीसी और कौन हैं अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? अगर जानते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है? ये एन चंद्रबाबू नायडू लिखे हैं। ठीक है ना? और इनको अभी गिरफ्तार भी करने का अथी आया था, तो ये न्यूज में है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा ये, है ना? संकटग्रस्त जाति संगाई, संकटग्रस्त जाति संगाई इनको कहा जाता है? तो ये हैं मणिपुरी हिरन। ठीक है, मणिपुरी हिरन को कहा जाता है। जो भी न्यूज में अभी रहता है उस पे से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ये था 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ अच्छे प्रश्न लगे होंगे। अगर आप कितना सही किए हैं ज़रूर कमेंट कर बताइएगा, है ना?
इसी तरह से तैयारी होगा दोस्तों। और लास्ट में अब 15 दिन बचे हुए हैं, तो यही से ही तैयारी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और ऐसे ही रिवीजन करने के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।